भी होता है. So I welcome formally Harpreet and Simran, both of you, Thank you, sir. on behalf. So on behalf of all the students sitting here, Harpreet, they are the students who are going for IOCL interview this year. So Okay, sir. 28 अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और आई थिंक दे विल गो ऑन टिल सितंबर. चलते रहेंगे इंटरव्यू. और ये स्टूडेंट्स को बेसिकली क्वेरीज जो अब इनकी होंगी, दे वुड लाइक टू आस्क यू एंड आई एम श्योर दे हैव सीन योर वीडियो आल्सो. So now, Harpreet, anything you want to tell, initiate before we start taking questions from students? Sir, I think that our opinion has already come into the video which we have recorded. So let the discussion begin with the question from any of the student, and along with the Yes. questionnaire, कुछ opinion होगा तो we'll be definitely telling. Yes, yes. So, friends, I think we directly go to the question answer session. The modus will be, आप उसमें लिख के चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन better will be अगर आप हाथ खड़ा करके फिर then I give you a chance and then you can ask your question. So one by one we can do that. So yes, Tanishk, go ahead with your question. Good evening, sir. Yeah. Good evening, Tanishk. Sir, am I audible? Yes, Yes. you are audible. Sir, basically, sir, as we are preparing for interview, so sir, we have read many things about IOCL, sir, from the history to their future goals, their financial status, their revenue, their profit, interest, currently, financial year. So what happens when, sir, a interviewer asks me that why you want to join IOCL or what you know about IOCL? So what could be the confined answer we can give to them? Tanishk, in my opinion, what I should say is कि अगर कोई एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए गया है, सो बिजनेस स्ट्रेटेजी, इंटरनल इंफॉर्मेशन और इंडियन ऑयल इंटरनली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या प्लान कर रहा है, दे विल नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम अ स्टूडेंट. Okay, so is it like my video stopped or what? Not audible, sir. Yes, sir. Voice is like No, my Sir is not signal audible. is Harpreet, I think. signal is poor, sir. That's it. Okay, okay. I think Yes, I think there was some disturbance in the network. Okay, we can start again. So what I was telling is कि किसी भी इंटरव्यूइंग पैनल को इन डेप्थ बिजनेस स्ट्रेटेजी, फर्दर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यू कैन से द इनसाइडर इंफॉर्मेशन, उसमें दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड. वो कोई भी ये चाहेंगे कि अगर एक इंटरव्यूई उनके पास में सिलेक्शन के लिए, मतलब एक्सपेक्टेशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है, सो दे वुड बी नोइंग कि भाई इस मतलब ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही इज विलिंग टू ज्वाइन दी बेसिकली कंपनी. उसके लिए सिंपल सा है कि जो हम लोग कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ज्यादा डिटेल में उतना जरूरी नहीं है. आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है और क्या उसका प्रोडक्ट है, कहां से उसके सेल्स आती हैं और कौन कौन उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, और ब्रॉडली उसके लॉन्ग टाइम मोटा मोटा जो इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है उसके बारे में अगर एक बच्चा यू कैन से वेल नोन है और उसको उस चीज के बारे में आइडिया है, वो सब लेने के बाद में ही मतलब उसके साथ में वो अपनी इंक्लिनेशन जस्टिफाई कर रहा है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, देन दैट वुड बी द बेटर आंसर. तो अगर आप जैसे कंसाइज करना चाह रहे हो तो ब्रॉडली कंपनी के बारे में पता रहना चाहिए, जिसके अंदर कंपनी के जो नेशन बिल्डिंग गोल्स है उसके बारे में रहे कि भाई कंट्री का मतलब ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग और नेशन सर्विंग पर्पस के लिए है. मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहा हूं अपनी लाइफ में, इसलिए आई वांटेड टू ज्वाइन विद दैट मतलब इस काइंड ऑफ कंपनी. एंड सेकेंडली द अपॉर्चुनिटी और जो स्केल कंपनी का है, मैं उस स्केल के साथ में जुड़ना चाह रहा हूं, सो दैट आई विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट वास्ट लेवल
जो सीनियर से जो मुझे अपने पर्सनल लाइफ में सीखने के लिए मिलेगा। एंड यस, अदरवाइज भी कंपनी आपको फाइनेंशियली, आपकी फैमिली वाइज हर चीज को सपोर्ट करती है। तो आई थिंक द कवरिंग ऑल दोज द ब्रॉड एस्पेक्ट्स विच शुड बी नोन टू एन आउटसाइडर शुड बी द कंसाइज्ड आंसर। बिल्कुल इन डेप्थ जाकर के कि पिछले क्वार्टर में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उस उतना डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको इन डेप्थ में पढ़ोगे उतना ज्यादा आप इंटरव्यूअर के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करते चले जाओगे एंड ही विल डिग यू मोर। सो आपका कोई भी आंसर, यू हैव टू रिमेंबर कि आपका कोई भी आंसर जो आप खत्म करते हो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू कम फ्रॉम योर आंसर ओनली। सो डोंट गो इनटू द वेरी पर्टिकुलर डिटेल जो आप बाद में जाकर के डिफेंड नहीं कर पाओ। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। सर जैसे हमने फॉर्म भरा था तो उसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट आया था, वहां पर सर आई हैव रिटन माय सम ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंटरव्यू में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस से मेरे को सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, जब आपने इंटरव्यू फॉर्म भरा है, मतलब जो द फॉर्म विच यू हैव फिल्ड, जब आप इंटरव्यूइंग पैनल के सामने होंगे, वहां पे नॉर्मली 4 से 5 सीनियर ऑफिशियल्स होंगे इंडियन ऑयल के आपके सामने, आपको चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू का जो फॉर्म है एरिया ऑफ कंसर्न्स, वो कहीं ना कहीं कंसाइज्ड फॉर्म में उनके सामने ऑलरेडी पढ़ा रहता है, उनके सामने रहेगा। और किसी भी इंटरव्यूइंग पैनल को इट इज नॉट लाइक कि वो मतलब कि कोई एब्रप्टली और सब्जेक्टिवली कोई इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई इंटरव्यूइंग पैनल अपना पैनल मतलब स्टार्ट करता है, दे ऑलवेज हैव द सेट क्वेश्चन विद देम। उसके बेसिस पे उनके पास में एक मैट्रिक्स रहती है जिसके ऊपर वो आपको मार्किंग करते हैं। चाहे जैसे आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर कुछ मार्क्स होंगे, आपकी टेक्निकल नो हाउ के ऊपर मार्क्स होंगे, आपकी यू कैन से ऑनेस्टी के ऊपर मार्क्स होंगे, और हाउ यू हैंडल द टफ सिचुएशंस उसके ऊपर मार्क्स होंगे। इस तरीके से वो जो लिस्ट है वो नेचुरली ओपनली डिस्क्लोज कभी नहीं की जाती है। बट जो आप अपने एरिया ऑफ कंसर्न में जो आपने एक बार लिख दिया है, यू बी प्रिपेयर्ड कि उसमें से क्वेश्चंस आपके ऊपर आएंगे, और prepare in a way that you do not conflict with what you have already written। अभी वो सही है या गलत है वो अभी चला गया, तो your answer should be supporting, मतलब चाहे वो HR वाला क्वेश्चन भी पूछे और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, it should be supporting what you have written in your area of interest। क्योंकि उनकी जो मैट्रिक्स रहती है या उनके पास जो क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूइंग पैनल के पास में, वो साइकोमेट्री मतलब बेसिकली आदमी की साइकोमेट्री जानने के लिए दे आर हैविंग द क्वेश्चन जो एचआर का लगेगा, बट इट विल इनडायरेक्टली हिट यू समवेयर एल्स। सो बी प्रिपेयर्ड उस तरीके से कि भाई आपने क्या दिया है उसी को ही अभी आपको जीना है और मान लेना है, उसी के हिसाब से यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, थैंक यू सर। या नेक्स्ट इज कुमार शानू। कुमार सोनू, शुभम, कुमार सोनू, शुभम, प्लीज आस्क। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years। सो उसमें मेरे को 2 डायमेंशंस नजर आती हैं कि या तो मेरे को उसमें इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के साथ अपने पर्सनल एस्पिरेशंस भी ऐड करने चाहिए, या फिर जो लैडर है ऑर्गेनाइजेशन का या जो ऑर्गेनोग्राम है हमें उस पे स्टिक करके अपना आंसर अलाइन करना चाहिए। सी, जिस कंपनी के लिए हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हमारा आंसर उसके गोल्स के साथ में अलाइन करे, दैट वुड बी द बेटर सिचुएशन। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर अपने आप को जस्टिफाई और स्टिक करोगे, तो व्हाट आई फील इज माय पर्सनल ओपिनियन, सी दी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज नॉट अ टेक्निकल कंपनी, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। ये मोर ऑफ अ लाइक यू कैन से द रिफाइनिंग कंपनी इन्वॉल्विंग मोर ऑफ अ केमिकल इंजीनियर्स। कुछ पोर्शन में डेफिनेटली जो रिग्स और पाइपलाइन और इस तरीके के स्टेशंस लगते हैं उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स का रोल रहता है, दैट इज व्हाई आई एम हियर इन कंपनी।
तो और बट जो ब्रॉडली जो है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है, क्रूड ऑयल यू हैव टू आइदर एक्सप्लोर फ्रॉम दी यू कैन से द सी, और यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया और गल्फ और फ्रॉम ऑल दोस प्लेसेस। उसके बाद में उसको रिफाइन करके उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके टर्मिनल्स में स्टोर करना है। उसके बाद में पेट्रोल के टैंकर्स में भर के आपको आगे उसको बेच देना है, मतलब पेट्रोल पंप्स के थ्रू। ब्रॉडली जो बिजनेस है, जो एक लेमैन को समझ में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर यू कैन सी दी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज या उसका जो नो हाउ है, उसकी इन्वॉल्वमेंट वुड बी ओनली दी 5 to 10% ऑफ द बिजनेस। अगर आप उस टेक्निकल चीजों के ऊपर स्टिक या अपने आप को कन्फाइन कर रहे हो, तो यू आर बेसिकली रिड्यूसिंग द ऑप्शंस फॉर द मैनेजमेंट टू पुट यू समवेयर एल्स। Okay, so it will give basically kind of a, you can say not a very good impression at the first thing, क्योंकि किसी के पास में भी मतलब ये इंटेंट होना चाहिए कि सर मुझे अभी तक इंजीनियरिंग मैंने अभी तक किया, मैंने बहुत अच्छे से किया, आगे मुझे कोई और असाइनमेंट किसी भी फील्ड की मिलेगी जो मुझे कंपनी सोच रही है कि मैं उसके लिए कैपेबल हूं और वो मुझे असाइनमेंट इंटरेस्ट कर रही है, तो अगर वो मुझे नहीं भी आती होगी तो आई विल लर्न एंड आई विल एक्सेल, मतलब दैट वे। तो वो जितना जनरलाइज रहेगा और कंपनीज के गोल्स के सपोर्टिव में रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। तो सर मतलब इस 5 to 10 years वाले आंसर में क्या हमें लेडर को स्टिक करना चाहिए? मतलब बाकी सारी चीजें मेरे को पूरी समझ में आ गई, तो मतलब मैं 6 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो मतलब जो भी डेजिग्नेशन है उसको अलाइन नहीं करना, मतलब उसके साथ साथ ही हमें उसके अराउंड अपना आंसर फॉर्म करना है। यू विल नेवर नो दैट आप किस पेस पे और कितनी कम पेस पर प्रमोट होंगे, ठीक है। तो आपकी जो मतलब यू शुड नॉट लिंक इट विद द डेजिग्नेशन, मतलब व्हाट आई फील, आपको कंपनी के अंदर उसके गोल के साथ में, जैसे आपकी कंपनी नेशन बिल्डिंग, नेशन सर्विंग के साथ में अलाइंड है, मुझे उस तरीके की सर्विसेज करने में और अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करने में आई शुड बी मोर मतलब कमिटेड, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये डेजिग्नेशन मिलना चाहिए या ये डेजिग्नेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो उससे क्या है कि एक सेंस ऑफ यू कैन से दी हम्बलनेस, और यू कैन से द सेंस ऑफ गेटिंग योरसेल्फ पॉलिश्ड instead of expecting for the results would be should be more visible, ठीक है। मतलब यू कैन कोट वन एग्जांपल आल्सो, मतलब आप कह सकते हो कि आपने न्यूज़पेपर एंड ऑल में से देखा था कोविड के टाइम पे, जब 2019 20 21 के अंदर कोविड का पीरियड था, तो देयर वाज द कंडीशन व्हेन बीपीसीएल और अदर मतलब रिलायंस कंपनी इन स्पेसिफिक, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया था। पेट्रोल पंप्स को बंद करने का वजह ये था कि क्रूड की कॉस्ट वॉज इन नेगेटिव, मतलब इतना ज्यादा बल्क में वर्ल्ड में क्रूड क्रिएट हो गया था कि उसको स्टोरेज करने के लिए पूरी दुनिया में जगह नहीं थी। तो ये कंडीशन आ गई थी कि आप हमसे क्रूड भी ले लो, बदले में पैसे भी ले लो, मतलब जो हम लोग खरीदते हैं, द रेट वॉज इन नेगेटिव। तो अब ऑब्वियसली जब आपका क्रूड का रेट नेगेटिव है और उतनी इन्वेंट्री आपने स्टोर करके रखी है किसी भी ऑयल सेक्टर ने, तो जितना तेल आप उस टाइम पर बेचोगे तो यू विल लूज मनी ऑन एवरी लीटर ऑफ द प्रोडक्ट यू सेल, ठीक है। तो बाकी कंपनीज ने अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर से प्रोडक्ट सेलिंग को बंद कर दिया था। पेट्रोल पंप्स ran dry on at that condition, but since the Indian oil stays committed with the you can say the nation building to serve the nation, क्योंकि पेट्रोल पंप एक इलाके में चलना उस पब्लिक के लिए रिक्वायरमेंट है। उस टाइम पर भी इंडियन ऑयल ने 15 से 20 रुपए के लॉस में, इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, 15 से 20 रुपए का लॉस पर लीटर इंडियन ऑयल हैज टेकन अप ऑन हिज हेड, मतलब दैट इज हाउ द कंपनी इज कमिटेड टू सर्व द पब्लिक, टू सर्व द नेशन, ठीक है। तो उस तरीके की कमिटमेंट के हिसाब से कंपनी काम कर रही है, और वैसी कमिटमेंट्स हमारी भी दिखें अगले 5-7 साल 10 साल में, तो दैट वुड बी योर गोल्स आर अलाइंड विद द कंपनी, आई फील। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। राइट। Yeah. So next question, friends, and you can shoot your question for Simran sir and Arjit sir both. Next question, friends. सर कुमार सोनू सर। हाँ कुमार। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि मैं इंटरव्यू में आप ऑडिबल नहीं है कुमार, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, आप ऑडिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स।
तो सर आदित्य यादव। या सर मेरा जो क्वेश्चन है वो बायोडेटा फॉर्म से रिलेटेड है। कैन आई आस्क हियर? आप पूछो, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हरप्रीत और सिमरन में भी बायोडाटा उन्होंने नहीं देखा होगा, बट आई एक्सप्लेन देम। टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन। सर वो एक फील्ड है सर कि उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है समर पब्लिक ऑन द जॉब। तो एक्चुअली मेरा समर ट्रेनिंग कुछ बहुत पुराना हो चुका है, मतलब मैं पहले का पास आउट हूँ और उसमें कुछ कॉन्फिडेंस है भी नहीं, बाकी जॉब कर रहा हूँ मैं। तो जो जॉब है उसको डिस्क्राइब कर दूँ या खाली हाँ उसको डिस्क्राइब करने देखो, से या फिर आपने समर ट्रेनिंग? आपने शायद बायोडाटा फॉर्म पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसको सुना नहीं है, इसका मतलब आप प्लीज पहले वो वीडियो सुनो, और कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये फाइन चीजें हैं। ये तो इनके लिए हरप्रीत और सिमरन सर की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है, वो तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्या भरना उसमें, कैसे नहीं भरना, मैंने जैसा बताया। आई थिंक यू शुड आस्क मोर क्वेश्चन लाइक जो IUCL से रिलेटेड है, राइट। बायोडाटा फॉर्म मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो वीडियो आप सुनो, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। एनी अदर सर क्वेश्चन? एक एनओसी रिलेटेड था सर। हाँ, NOC से पूछिए आप, क्या है क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली करंटली मैं एक स्टेट PSU में हूँ, तो वहाँ पे केवल अंडरटेकिंग से इंटरव्यू में बैठने दे देंगे कि एनओसी प्रोड्यूस ही करना यू पड़ेगा डिस्कस विद क्योंकि मी, अवेलेबल? यू डिस्कस विद मी लेटर ऑन अबाउट दिस। हाँ, वो क्वेश्चन आप मेरे से डिस्कस कर लेना बाद में, राइट। ओके सर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स रिलेटेड टू IUCL? ये सर आलोक सर यादव। हाँ जी, सर गो अहेड, गो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी सर करंट में IOCL में जो पाइपलाइंस है उसमें करोजन से प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करते हैं, और टैंक में क्या क्या नई चीजें हैं कि जो हमारा एसेट इन्वॉल्व है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए IOCL क्या कर रहा है करोजन से, या फिर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहें सर। ओके हरप्रीत। Should I answer? Okay. See, इंडियन ऑयल की एज ऑन डेट कंट्री में 17,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है पूरे कंट्री के अंदर। एंड ऑब्वियसली एज यू सेड कि जब ये पाइपलाइन इट क्रॉसेस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मोस्टली बीइंग अंडरग्राउंड। जब ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड रहती है और हमारी जब मिट्टी के बीच में नमी और हवा के पोर्स दोनों अवेलेबल हैं, सो द आउटर बॉडी ऑफ दिस पाइपलाइन इज हाईली एक्सपोज टू द कोरोजन। और पाइपलाइन की कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको ले करना। लेइंग कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द मटेरियल कॉस्ट इन केस ऑफ लेइंग द क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, क्योंकि उसमें बहुत सारी लैंड एक्विजिशन, लोकल लोगों को पैसा देना, वो उस तरह सब चीजें की इन्वॉल्व रहती हैं। हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ऑल दो थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो ऑब्वियसली कोरोजन इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से द सीवियर थिंग व्हिच वी हैव टू टेक केयर। तो उसके लिए वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंटली व्हिच वी आर फॉलोइंग। एक है आपका एनोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम एंड सेकंड इज द इम्प्रेस्ड करंट प्रोटेक्शन सिस्टम। एनोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या है कि आप समझते हैं कि किसी भी पाइपलाइन या किसी भी मटेरियल का एक गैल्वेनाइजेशन बेसिकली रेट ऑफ डिके रहता है। अगर वो मटेरियल किसी और एनोड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए जिसका रेट ऑफ डिके इज मोर देन एज कंपेयर टू द पेरेंट मेटल, तो द यू कैन से द ऑक्सिलरी मटेरियल जो आपने उसके साथ में लगाया है, इट विल कॉम्प्रोमाइज इट्स लाइफ एंड इट विल बेसिकली प्रोटेक्ट द मटेरियल। कोरोजन बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है फ्रॉम द मेटल, वो निकल के बाहर चले जाना। तो उसको रोकने के लिए एक तरीका तो ये कि एक एनोडिक कैथोडिक मतलब दिस एनोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। आप इसकी डिटेल इफ यू आर इंटरेस्टेड आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, यू कैन हैव इट। एंड सेकंड सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज एन इम्प्रेस्ड करंट, जिसमें आप ब्रॉडली ऐसा समझ लीजिए कि सिस्टम्स के थ्रू और एनोड बेड के थ्रू एक करंट इंटेंशनली पास किया जाता है पूरी पाइपलाइन के अंदर, और वो जो करंट है उस पाइपलाइन को चार्ज करके रखता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स और उसके जो आयंस हैं उसको लूज होने से रोकता है। ठीक है, तो द सेकंड फिलॉसफी इज इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम। यू कैन राइट और आपको इंटरनेट पे इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये हुआ पाइपलाइन के लिए।
टैंक्स के केस में हम लोग बेसिकली जो सेक्रीफिशियल एनोड्स रहती हैं वो सेक्रीफिशियल एनोड्स ही लगाते हैं। नॉर्मली हम लोगों का जो टैंक है उसके बाहर हम लोग एक्सटर्नल पेंट करके रखते हैं। द पेंटिंग इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द करोजन। इतना ज्यादा सिवियर नहीं है क्योंकि इट इज नॉट बरीड अंडर द ग्राउंड, बट जो हमारी कोस्टल लोकेशंस हैं लाइक इन वाइजैग, इन मुंबई एंड ऑल, वहां पर कोरोजन का प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से पेंट लगा रहता है। और अंदर से यू अंडरस्टैंड कि जो अंदर का बेयर मेटल है इट इज टोटली सबमर्ज्ड इनटू द ऑयल, इनटू द प्रोडक्ट, चाहे उसमें पेट्रोल भर के रखा है या डीजल भर के रखा है। अगर आपका बेयर मेटल चाहे पूरा प्रोडक्ट के कांटेक्ट में है बट हवा के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो इट विल नॉट गेट कोरोडेड। तो इसी वजह से अंदर से वहां से प्रोटेक्शन होती है। पानी के केस में जो पानी के हम लोग वाटर टैंक बनाते हैं उसमें एक इशू रहता है, क्योंकि अगर पानी आपका टैंक में आधा भरा हुआ है या मान लीजिए 80-90% भरा हुआ है और ऊपर से कुछ पोर्शन है, ऊपर का जो रूफ उसका स्ट्रक्चर वगैरह अगर खाली है, ऑब्वियसली वहां तक पानी यू कैन नॉट फिल, तो उसके लिए हम लोग सेक्रीफिशियल एनोड यूज करते हैं। सो एक क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आई थिंक सिमरन यू कैन बेटर आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सर मैं इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में देना चाहता हूँ, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इंग्लिश मैं हिंदी में देना चाहता हूँ। ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसा जो मैंने अपना तैयार किया है इंग्लिश में, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू कैन आई गिव इन हिंदी। तो हिंदी इंग्लिश का क्या है सिमरन, प्रीति अगर आप इसका कुछ बता सकें। इन अ कंपनी लाइक इंडियन ऑयल सर, हिंदी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं, यू कैन वेरी कॉन्फिडेंटली यूज द हिंदी लैंग्वेज। हाँ, एक इंट्रोडक्शन सर सभी का सेट रहता है कि हाँ मेरे को इस फ्लो में देना है, तो नो डाउट यू कैन स्टार्ट इन इंग्लिश। एंड अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हैं, यू विल सी द इंटरव्यू पैनल्स एंड द GD/GT पैनल विल डेफिनेटली मतलब इनकरेज यू कि अगर आप हिंदी में बात करें वो लोग भी आप में हिंदी में ही क्वेश्चनिंग करेंगे। सो देयर इज नो डाउट कि आप हिंदी में अगर आप कुछ भी अपना ओपिनियन शेयर करते हैं तो आपको थोड़ा सा जज प्रॉपरली नहीं किया जाएगा या आपको कंसिडर किया जाएगा आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। 1% का भी सर ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, सो आई थिंक देयर आर सम साउथ इंडियन स्टूडेंट्स सिटिंग हियर। इसमें सर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, इट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से इंडियन ऑयल के अंदर इवन मेल्स जो हम लोग आपस में लिखते हैं उसके लिए प्रमोट किया जाता है कि वो हिंदी में करें हम लोग, टू प्रमोट हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द नेशन। इट इज एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो कभी भी हिंदी है तो खराब है ऐसा नहीं है, हिंदी है तो डबल अच्छा है। इट इज लाइक दिस। एंड सेकेंडली, व्हेनेवर यू हैव डाउट्स कि भाई इंग्लिश के अंदर करे या हिंदी में करे, थिंक ऑफ द अमिताभ बच्चन। वो आपको हिंदी मतलब यू हैव टू हैव द कमांड ऑन योर लैंग्वेज। आप कितने सही तरीके से कितने सटीक शब्द यूज कर पा रहे हो अपनी बात को रखने के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनैलिटी को बहुत सारी फिल्मों में डब करते हो या पीछे से वॉइस ओवर देते हुए देखोगे, बट यू विल नेवर फाइंड हिम इन इंग्लिश। सो बी कॉन्फिडेंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वो करो, बट बी विद वेरी पर्टिकुलर, चीजों को रिपीट मत करो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, so Harpreet, there are some students here sitting from South India and they want us to answer in English also what we said. So friends, the question was, can we go for introduction in English and rest of the interview in Hindi? So answer is yes. And Hindi and English both are quite okay, especially Hindi speaking belt students should not have any kind of complex that if they will not answer in English, their marks will be less or their impression will be less, because public sector and government sector promotes Hindi. And if you want to answer in Hindi, if you want to appear for GD/GT in Hindi, it is quite okay, nothing to worry. And at the same time, South Indian students who are comfortable in English, we can go for that also. And I will add one more thing. If you want mixture of these two, like if you want Hindi and English both during interview and all, that is also quite okay, nothing to worry on that front. This is there. Next question is from Vishnu Pratap. I don't have my degree certificate, but I am having provisional certificate in 2021. So I think that is the question you have to ask me or later on my team. Sir, how to increase final product sell, for example, petrol, diesel, gas, and how to prevent from the fire? I think what is the question is asking. So friends, better you ask orally instead of writing, because the clarity is missing in whatever you are writing. So you should. Yeah. Sai, go ahead. Sir, this question is to the
sir. I don't know. I forgot his name. Simranpreet and Harpreet, there are two officers Yes. sitting here. Yeah. Sir, Simran, sir. Simran, sir. Okay. Okay. Hello, sir. Go ahead, Sai. Go Yeah, ahead, please, Sai. please, Sim. Sir, I think Indian Oil has witnessed two major fire accidents. As of my knowledge, one is in 2009 in Jaipur, and one is in 2013 in Gujarat, some Hazira. Hazira. I think you are there. You have joined in 2013, no, sir? No, I have joined in 2019. Please join in 13. Yeah. Okay, okay. So, sir, my question is, after these two major fire outbreaks in the refineries, that is, one is in petrol division, one is in diesel division. What steps Indian Oil has taken in order to prevent the further fire outbreaks, especially in refineries, pipelines, and storage tanks? Could you please elaborate in this regard? Sir, I think Harpreet sir would be more able to describe the key Yeah. points that I think this question was for Harpreet only when he said 2013 and all. So Harpreet will be better. Yeah. See, Sai, you can say everything has changed after these fires. Because these fires not only make the financial loss to the company to the matlab in thousands of crores of rupees in a single shot, and rather it has basically created distrust among the people or the local villages that this kind of refinery or this kind of infrastructure with the petroleum sector, either it is BPCL, IOCL or HPCE, it doesn't matter, it is not safe. Okay, and if it is not safe, and if local public is not allowing to, you can say the government even to let the petroleum sectors to basically construct this kind of infrastructure, you cannot do anything. So financial loss is there, you can say the image loss is there, product loss is there, the trust loss is there, everything is lost. See, so these things, these kind of incidents cannot be taken in on air. So what Indian Oil has did is they immediately formed. Basically, it was not first of all by Indian Oil. The government of India and its Ministry of Petroleum and Natural Gas, under which this Indian Oil comes, immediately formed the MB Lal Committee. See, and MB Lal Committee was chaired by the one of the most senior representatives of petroleum sector and the safety department of the government and so on. And after that, this OISD, Oil Industry Safety Directorate rules have come into force. And the MB Lal recommendation has basically, you can say, increase the safety of every installation at least 10 folds. How it has been done is like I'll continue in English only. See, in Jaipur, basically what happened is the valve of the tank, the valve which is fixed just outside the body of the tank, was operated wrongly by one operator, and that has resulted into a leakage. And you can say the height of the tank is to the tune of 15 to 20 meters. So whenever that valve has failed and the product has come out from the pipeline, and the height of the shower of the petrol which it has created is also to the tune of the 10 to 15 meter as per our Pascal's law that we see. So you understand the product flowing out of the pipeline to the height of 15 meters, and you have nothing to control it. What kind of chaos or what kind of situation it would have been just before the fire. And getting fire, and for the fire you need only three things: one, product; number two, air; and number three is any source of ignition. You got the source of ignition from anything, even then hammering on the metal is the source of ignition. From anywhere you got that fire, the spark, the ignition, and the entire Jaipur terminal went into the fire. The scale of the loss I've already told you. So all these kinds of precautions, like the changing the type of valves which we have to provide into the at the pipelines of the tanks, making them automated, making them only operable through the control room, making them
to be integrated by a computer controller, we call it a PLC, with a logic developed so that even if the operator makes the mistake, the valve will not open or close. If it is not intended to, the all checks and balances have been there. Laying of the hydrant pipeline system around the tanks, all the tanks, see that even if there is a fire, the hydrant pipeline system is having the pressurized water at the pressure of 7 kgs at all times. It is always pressurized, connected with the tanks and the pumps. As soon as you open any point of the pipeline, the fire pumps automatically operates and it sucks product from the tank and through the pipeline. It will give you the enough, you can say, the water to fight the fire. Okay, increasing the safety distance norms, that there should be minimum, there are norms of having minimum inter distance between two facilities which is to be constructed. Obviously, because of all that, there had been Indian Oil, I think, have spent around 14 to 15,000 crores to basically increase the safety inside their existing operating locations. But yes, it is worth it. So the safety precautions have been increased as per the MBLAR recommendation, and Oil Industry Safety Directorate norms have come into force. You have to apply all those norms in your existing terminal, and any new installation which you make, it has to be done as per those norms only. If you want to see the terminal, for the terminal, you can have a look on the OISD 244. You will find it on the internet. You will just have a feel of it, what kind of safety precautions have been incorporated into the existing locations. Okay, friends, next question. Yes, sir. Hello, sir. Good evening. Yeah, go ahead. Sir, please discuss about some kind of, work-life balance in pipeline and their roles. Marketing and pipeline in the kind of growth IOCL offers. So please discuss about this, sir, kindly. You want to ask me or Simran? Sir, any of you, sir. Yeah. So I'll take the lead, sir. Well, regarding, sir, the work-life balance, I think I have already shared the opinion in the video. I think it's the individual personality, how he is taking the work, how smartly or efficiently is performing the work. I think a smart and efficient employee will definitely, get the work done within the timelines, and he will definitely get the time to spend it with their family or some for personal works. So I don't think, putting about the Indian Oil culture, yes, there are different divisions, there are different work profiles. Some days would be there when you get to extend your working hours, and sometimes would be there you'll get free on time. So it's not like in a particular company or in a particular division you will get the work life balance. So it's a very double quoted word, like the what exactly the work life balance word means to you. So it's not like कि आपको हमेशा ही वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा एक वर्ड हम डिफाइन कर देते हैं कि हाँ मैं वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जॉब 9 to 5, मैंने जॉब के देन आई एम फ्री, आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं विद इन टाइम फ्रेम्स, आई थिंक यू विल गेट टाइम टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ. Broadly, and the kind of growth I was broadly speaking, I want to ask some questions. Nisha, go ahead. Sir, is the location given to us by the company, or we are asked the preferences while when we are selected in the company, sir? So the first location you'll be assigned according to the company's requirement mostly, and once you joined IOCL, maybe on your next transfer, you'll fill your migration constraints, and you'll fill your basically you fill your preferences accordingly. Company will look if it suits the company's requirement or not. But yes, priority will be given to the company's requirement. And so what is the duration of the promotions? It means how many durations promotions are given in the company, sir? Mostly 3 to 4 years. Okay. 3 to 4 years is for up to grade C. When you join, you will be in grade A. Then after 4 years, grade B. After 4 years, grade C. Because ABC is considered as you can say the junior management, or you can say the officers. And then D, E, F, these grades are considered as the senior management of the company. And senior most officers in grade G,
H and I. Grade G is general manager, H is chief general manager, I is executive director, as I told in the interview also. So these are known as the top management. From A to B to C, more or less the criteria is set. You can say 90% of the officers would be promoted to grade C in a span of 3 to 4 years in each grade. After that, the actual competition or the actual tough fight starts, because the after that the promotion policy is like this only, that vacancies are defined depending upon the number of people who have been retiring from the company. On that basis, the vacancy has been defined, and obviously if the inflow is more from grade C to D and the requirement is less, so the top candidates, again the ranking system is there, the top candidates will be promoted to grade D. Obviously you have some marks of the seniority, means the officer who is not promoted from grade C to D in 4 years, next time when he is applying for the grade, you can say D, he will get 5 marks more because of his 1 year additional experience. Hana, so according to the total aggregate marks, you will get promoted. After grade C to D, people have been stuck up to 6 years also, and have been promoted in 3 years also. So it will depend exclusively on the individual's performance. Sir, I want to ask one last question. Sir, may I ask? Tanishq, just give me 1 sec. Yes, Simran, please. one question I would like to ask you, and that many of the students have asked me also. Actually, IOCL, when it calls for the interview, though they have not revealed what percentage they give to written exam or gate score and all, but as per our understanding, that is very high, 75% to 85%. It may be somewhere that percentage goes to written gate score, and the rest is GD, GT interviews and all. And of late, they have called a lot of students for interview. So IOCL is mass recruiter; it is recruiting more people also. So of late, they call many candidates for interview. Now, those students who have low gate score, they don't feel motivated to perform very good in GD, GT interview and all, and they go half-heartedly. As a mentor, I know that when they go for the interview, they don't go with full preparation, thinking that their probability of selection is less. Though I keep on telling them that, if they have called you for interview, your duty now is that you give your best. And stop thinking about what is the selection criteria or probability of our getting selected. Just give your best, especially those who have low gate score. So, Simran, what is your answer to this particular thing? And with what mentality students should go to interview of this? I think, sir, first of all, agar sir mass recruitment nikla hai, like there are a lot of vacancies, the purpose behind is companies expanding. Yes. The company requires a lot of employees to fulfill the demands. Okay. And second, coming to back to the second point, sir, like I share my personal experience. On my first attempt, I got around 850 something rank on my first attempt, and I appeared for the IOCL interview in 2018 itself. I got a call, but I don't, and that IOCL interview in 2018, sir, I think was the best interview of my life. I gave my best shot. Everything went really well. Still, I think as you rightly mentioned, sir, the weightage is given to the gate marks. So I didn't call the final call letter to join the company, but I gave my best shot, sir. And on the second attempt in 2019, I appeared again for IOCL. This time I got all India rank 32. So, but that doesn't mean that I was very overconfident कि मेरा हो ही जाना है, मेरा gate का weightage ज़्यादा है. I again, sir, gave my best shot. And I definitely mentioned when you appeared for the second time, they asked कि आपने कभी IOCL में पहले interview दिया है? So I already mentioned before the interview process. So they were of the opinion कि हाँ इसने पहले interview दिया है. They were said कि यार आप दोबारा क्यों आ गए? I remember that one thing from the interview panel. मैंने बोला सर आपने पिछली बार लिया नहीं. So they were really they were happy कि but ठीक है मतलब the point is you have to give your best shot. Don't think कि आपका gate का score कम है आपको selection नहीं होगा. I have seen many students जिनका gate का rank 2 मतलब last phases में होता है कि just उनको call letter आया होता है. And they have even selected. They have cleared the interview process. अगर आपका GD GT best जा रहा है, आपका interview best जा रहा है, I think chances are very high कि आप convert कर जाएंगे. So don't dishearten yourself कि आप और half-heartedly आप interview process में बैठ रहे हैं. I think life में आप कोई भी काम करते हैं, give your best shot and don't think about the results कि results क्या आएंगे. Just be yourself and give your best shot.
Yeah. Ironically, when you need to get more in GDGT, if your written score is less, you get disheartened and you don't perform that way. So even your probability automatically gets reduced. So those of you who have got less score, they should put more effort and try to get into, IUCL, and understand the happiness you will have even if with low score, gate score, if you get into IUCL because of your good performance in interview, that will be wonderful. Next question, friends. Who is the next? Sir, may I, sir? I have Hello, sir. only Tanish, Sir, you already asked, so sir, quickly one ask last your question. question. One last. Go, go fast. Sir, as we are all aware that the bifurcation of percentage, more percentage is given to gate and all. Sir, this is the small, very low-handed question is in mind that there is any minimum marks criteria fixed that these marks are awarded to all the student whether they are performing good or average or bad. Is there is anything something like that? In the process of interview, are you asking? Yes, sir. GDGTPI के इतना minimum marks तो मिलेगा ही. See, you understand if the company is calling the students who are not who were the low scorers in the gate examination, there will not be a criteria to be given at least these minimum marks. The process of interview is done to disqualify the student who has scored higher marks in gate but is not fit for IUC. Okay. See, that is why the basic philosophy behind calling a lot of people when you have to select only, let's say 300, 400 and you're calling like 700, for example, if I'm taking, you are already having the top scorers and you are giving more weightage to the gate score that we all know. Despite of that, we are calling the people at the end of the end of the chain. The purpose is the person who will be disqualified, even if he is the top ranker in the gate score, the next will get the seat. So there will not be any criteria of allocating at least minimum marks to any student. It will be like you just do not have to fail beyond you can say the disqualification criteria. Okay. And you will never know what the disqualification criteria would be, what the disqualification marks would be. In general, if you are teasing, okay, until or unless there is an you can say the something dark which they have observed in the individual's personality, or they have fired one question from which they have doubted the integrity of the candidate, there is a high chances that even if he is a rank 1 in gate, he will not be get selected. So be very, very cautious. If you are having the good score, you have to be very, very careful that you do not get disqualified because of any of the, you can say, the casual answer or any of the casual behavior that you have done. And if you are if you are not the top scorer, you are coming to the last of the list. You remember that in year 2013, when we all joined, after recruiting us, we all were the top rankers. We got selected through after the interview process. Indian Oil created one more, you can say, the induction of कैंडिडेट्स जिनका रैंक 700, 800, 900 के आसपास में भी था. दे ऑब्वियसली उन्होंने एक ग्रेड पीछे उनको रिक्रूट कर लिया था. उनकी सैलरी थोड़ा 8-10 हजार रुपए कम थी हम लोगों से, बट पीछे वाले लोगों को भी उन्होंने रिक्रूट किया था. तो यू नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी कि मेरा रैंक पीछे है तो आई शुड नॉट गो या मैं हाफ हार्टेडली दूं. यू विल नेवर नो हाउ थिंग्स विल टर्न अप इन फ्यूचर. Yes, that is very, very important. In fact, that time they students were not aware कि ऐसा कुछ होगा, but they got the chance later on. Can I ask one last question? Yeah. No, go ahead. Hello. This is something related to, not related to IOCL, sir, but this question is to you, sir. Actually, right now I am doing PhD in Central University. My question is, shall I disclose that I am doing PhD or not? Okay, Sai, you can discuss all these questions with us in HR, right? So nothing to worry on that. Right now, please ask question related to IUCL to Harpreet and Simranpreet. Please go ahead, one by one. Yeah. Sir, can I ask? Vishnu, sir? go ahead. Sir, good evening, sir. Actually, what kind of defense projects IOCL is taking care, sir? What kind of defense? Defense for Army, Navy, Air Force. I think Harpreet has mentioned that in the interaction also, but briefly, I think if Harpreet you want to answer. Yeah, briefly we want. See,
Indian Oil is basically evolved in the business of the selling of product. So, जो defense forces हैं, defense forces are the major customer of Indian Oil. The Indian Air Force is taking a lot of aviation fuel product, which is filled in their fighter aircraft, because Indian defense has to do the sortie. Sortie, as a training exercise, every day they have to fly the aircraft to increase their number of flying hours and so on. So, for flying the aircraft, even if there is no danger to the country, if there is no situation of war, you have to burn the fuel, and all that fuel is coming from Indian Oil majorly. And similarly for the defense, also you have to protect the border, starting from the Rajasthan to Jammu and Kashmir to Ladakh, and then up to the Nepal, because you are occupied by Pakistan and China on the other side. And Indian government is presently giving a lot of focus in strengthening the army bases across the borders of India, especially across the Pakistan and China. So for these kind of things, the army basically approaches Indian Oil, understanding that Indian Oil is expert in constructing these kind of facilities for them and giving them the product, and Indian Oil is in turn is getting a lot of getting business. You install one facility into the army location, then they are bound to, there's kind of an MOU kind of thing is there. So after which they are bound to take any product like diesel, kerosene or petrol from Indian Oil for next, you can say 25 years, 30 years, 50 years, depending upon the cost of the project. So the army, though you cannot see as a public person, is all the defense forces like this have explained, because they need the fuel continuously, and the exhaustion rate, exhaustion rate of this defense forces is higher as compared to any public, like the retail outlet or anything. You all can have the idea. So accordingly, army is approaching us. Even they are giving us the money to construct that product for that project for them. After that, we are having the MOU and we are selling them our product. Yeah, next question, please. Sir, my question hello? to Simran sir. Go ahead. Sir, for the last 3 years, I've been involved in the commissioning and maintenance activities of gas turbines, DCS, ESD, and PLC system. So, can I expect questions from like my work field, or there will be questions about the core theoretical subjects? See, whenever you appear for an interview, it's a standard process, I think. आपकी primary qualification के बाद there is mostly after engineering, like you are an engineering graduate, obviously there would be two things. First, the major project you have done in your engineering, and if you are working presently, then your work experience. I think the question would be asked from both the profiles. अगर आप but in my personal opinion, I have observed कि अगर आप working professional है, more question inclination would be towards your working experience. Presently आप क्या काम कर रहे हैं, which profile you are handling, how you are handling, what are the challenges you are facing, and how you are dealing with those challenges. Second, in case you are a fresher, then interview panel is bound to ask more questions about your the major project that you have done. I think like consider yourself to be an interviewing panel. I think then आपको थोड़ा more clarity आएगा. Think on the put your feet in their shoes कि अगर आपको एक candidate को recruit करना है, तो what questions they will be asking, है ना? उनकी जगह पे अगर आप जाके सोचेंगे, I think 2-3 चीजें ही आपको इस केस में मिलेंगे कि हाँ, अगर आपका वर्किंग प्रोफेशनल है, आई विल बी मोर इंटरेस्टेड वो प्रेजेंटली कैसे अपने काम को हैंडल कर रहा है, क्या जॉब कर रहा है. इफ द कैंडिडेट इज अ फ्रेशर, तो उसने अपने मेजर प्रोजेक्ट में क्या किया. डेफिनेटली सम क्वेश्चंस विल आल्सो बी आस्क्ड, द टेक्निकल क्वेश्चंस विल आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम टेक्निकल. मोस्टली एक इंटरव्यू पैनल में यू विल सी कि आपको 5-6 पैनल्स मेंबर्स रहेंगे. I think one would be the HR, 2-3 लोग रहेंगे from the technical background, some would be even from the finance department जो आपकी क्वेश्चनिंग वहां पे कर रहे होंगे, and some would be the senior guy जो आपको observe करेंगे and they'll find कि actually you are the right person for the job or not. So some questions definitely would be asked from your technical subjects, but yes, I think more preference would be given to your work experience or your major project.
Hello, sir. Is I am audible? My one question is there. That generally this question Hello. is asked in interview that you posted in marketing division, and what different kind of strategies you will follow to increase the sales or increase the revenue. So, what should be the best answer, sir? See, in the marketing division, there are a lot of profiles. Like there are different departments in which, and the umbrella of the marketing division. So I think that would be if what exactly sales. If you are into suppose retail sales, in which department I'm handling. If you are into retail sales, then definitely you will be put into a profile in which you have to handle a lot of some of petrol pumps. आपको उनका sales basically monitor करना है. Ultimately the company's business is with the sales. अगर आप specifically if I come to कि आपको retail department के अंदर कैसे sales enhance करना है, so I'll be more able to help you in that. And like if you are a field officer, if you are recruited as a sales officer or a field officer at a petrol pump, your prime job is to improve the sales so that the company can earn bread and butter, right? So the functional department of IOCL in marketing division is retail sales. आपका प्रोडक्ट जो आप लोग हम लोग क्रूड ऑयल कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, देन उसको रिफाइन करके उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली वी हैव टू सेल आवर ऑयल दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, है ना, और रिफाइन द क्रूड जो हम लोग बना रहे हैं. सो सेल्स इनहांस करने के लिए यू कैन थिंक ऑफ कि अगर आप एक पेट्रोल पंप पे एंटर करते हैं, देन व्हाट बेसिक फैसिलिटीज और द व्हाट बेसिक थिंग्स यू ऑब्जर्व इन अ पेट्रोल पंप. थिंक ऑफ अ कस्टमर, देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि हाँ, अगर मैं सपोज कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव कर सकता हूँ. लाइक आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे पेट्रोल पंप पे, चलो आप आ गए हैं, आप इसकी सर्विसेज कैसे इंप्रूव करेंगे. हाँ जी, हम जो कस्टमर को बेसिक सर्विसेज चाहिए, लाइक उसको फ्यूलिंग हो, उसका क्वालिटी क्वांटिटी, उसको नंबर प्रॉपर्ली क्लियरली विजिबल हो, उसके गाड़ी में हम लोग एयर डाल सकते हैं, उसकी विंडशील्ड की क्लीनिंग कर सकते हैं. कोई कस्टमर है उसको हम टी या कॉफी पूछ सकते हैं, पानी पूछ सकते हैं. सपोज कोई ओल्ड एज कस्टमर्स हैं और सपोज कोई एक ऑटो वाला आया सीएनजी, उनको उनके उस टिल द टाइम की सीएनजी फिल हो रहा है, नॉर्मली गाड़ी में हम लोग वी डिवाइस कि आपको गाड़ी में नहीं बैठना है ड्यूरिंग द सीएनजी फिलिंग प्रोसेस, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पैसेंजर्स हैं उनको आप एक सीट ऑफर कर सकते हैं. तो दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज जो आप फैसिलिटी इंप्रूवमेंट करके सेल्स अपना इंप्रूव कर सकते हैं. एंड देन द मेजर एज अ फील्ड ऑफिसर योर मेजर रोल विल कम, जहां पे आपको कस्टमर सॉलिसिटेशन करना है. लाइक यू हैव टू एंगेज इनटू सम कस्टमर्स. जो मेजर आपका सपोज डीजल का कोई कस्टमर है, कोई रोडवेज का कस्टमर है, XYZ examples would be we will go not go into detail, but there are some bulk customers जो इंडियन ऑयल से बल्क में प्रोडक्ट उठाते हैं. उनको आप कैसे अप्रोच करेंगे, कहाँ पे उनकी जो वीक एरियाज है उसको आप अपना इंश्योर करेंगे कि वो उनके वीक एरियाज ना रहे, उनको आप हेल्प आउट करें इन दैट, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रेजेंटली, जहां से वो ऑयल ले रहे हैं या जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसको हेल्प आउट करके कैसे आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच कर सकते हैं. So these would be the 2-3 options in which you can enhance or improve the sales of the IOCL. Sir, and if this is asked in a different way, that how can you compete with your competitors to again for the same reason, then sir, what should we actually consider, sir? See, अगर ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. लाइक अगर आप एज अ कस्टमर, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. सपोज आप अपनी मतलब गाड़ी में आप यू मस्ट बी यूजिंग अ 2-wheeler और अ 4-wheeler, राइट? अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूलिंग के लिए जा रहे हैं, आपके सामने सपोज 3 पंप्स हैं आपकी विसिनिटी में, एक IOCL का है, एक सपोज BPCL का है और एक HPCL का है. सो आप क्या प्रेफर करते हैं कि मैं कौन से पेट्रोल पंप से अपना फ्यूलिंग करवाऊंगा? सर आई थिंक मैं तो वही देखता हूँ कि जहाँ हमें साथ में एयर भी मिले, मतलब व्हीकल में एयर भी डाल सके, तो 2-3 चीजें फैसिलिटीज साथ एक साथ मिल रही हो तो हम वो प्रेफर करेंगे सर. हाँ, लाइक एयर आपने बिल्कुल करेक्टली मेंशन. एयर फैसिलिटी एक बेसिक फैसिलिटी हो गया दैट यू नीड टू प्रोवाइड टू अ कस्टमर, वो मिलना चाहिए. और इसके अलावा थिंक ऑफ समथिंग एल्स. Sir, I have seen on some petrol pumps that they provide lubricant oil sometimes. So I have noticed that. So I think of this. That should be the second thing. Yes, so the answer lies in your question only कि अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर से compete करना है, see the prices of all the PSU OMCs are same. पेट्रोल का और डीजल का प्राइस तीनों पंप्स पे आपको सेम मिलेगा. सो द डिफरेंशिएटर पार्ट वुड बी कि कौन सा पंप बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू इट्स कस्टमर.
सर्विसेज अगर आप इंप्रूव करेंगे, बी इट वो फ्लीट मार्केटिंग प्रोसेस एक होता है जिसमें वील गिव डिस्काउंट्स टू द आवर बल्क कस्टमर, जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन के कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज लाइक यू राइटली मेंशन एयर वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम का फैसिलिटी, अगर वो आप इंप्रूव कर रहे हैं, एनएफआर आपने सपोज एक फूड कोर्ट वहां पे इम्प्लांट किया, एज अ सेल्स ऑफिसर यू हैव कमीशन अ फूड कोर्ट एरिया जहां पे किसी ने अगर सपोज स्टे करना है, कोई टूरिस्ट एरिया है वहां पे आके रुक सकता है, अच्छे वॉशरूम्स आपके यूज कर सकता है, हाउसकीपिंग आपके आर का अच्छा है, ग्रीनीनेस है, वेल मेंटेन्ड है, ये बेसिक फैसिलिटीज है जो कोई भी कस्टमर चाहेगा कि अगर मैं अपनी अपनी फैमिली के साथ सपोज जा रहा हूँ, आई फील सेफ, माय फैमिली वुड सेफ, और मैं इस पंप पे रख सकता हूँ। अगर वो फैसिलिटीज उस कस्टमर को मिल रही हैं, आई थिंक यू हैव सॉल्व द पर्पस, यू हैव ऑलरेडी डिफीटेड योर कॉम्पिटिटर्स एंड डेफिनेटली कस्टमर विल प्रेफर योर बटोटन टू एनीबडी एल्स। Yes, sir. Hello, sir. Hello. Hello. Hello, yes. Hello, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Yeah, go ahead. Sir, currently I'm working in Escorts Kubota Limited. Here they used to fill in vehicles hydraulic oil Enclo 68. So if they will ask me why we are using Enclo 68, how we can promote IOCL product over HP product, so how we can answer that question, sir? I think Simran would be more. I think on that, firstly, you should know the product. If we are unable to we are not able to get the product specifications or what quality of product we have, we cannot sell that product. If you want to sell something, you need to know that product first. आप डेफिनेटली दो प्रोडक्ट्स को अपने आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट जो भी आप प्रोडक्ट आपने मेंशन किया उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, बट डेफिनेटली अगर आप किसी भी दो प्रोडक्ट्स को अगर आप रखेंगे, डेफिनेटली देयर वुड बी सम डिफरेंशिएटर पार्ट। और अगर आपको मालूम है कि आपके प्रोडक्ट में ये बेनिफिट्स हैं, सपोज उस दूसरे प्रोडक्ट में भी सम अदर बेनिफिट्स वुड डेफिनेटली बी देयर, आपको जस्ट ये चूज करना है कि आपको अपने बेनिफिट्स कैसे प्रमोट करने हैं, और उन बेनिफिट्स के लिए जो राइट कस्टमर है उनको आपने अप्रोच करना है। योर प्रोडक्ट विल डेफिनेटली गेट सोल्ड अगर आपने उस प्रोडक्ट का राइट कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया है। सो आई थिंक दैट वुड बी द राइट आंसर टू दिस कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, फर्स्टली गेट टू नो योर प्रोडक्ट एंड उस राइट प्रोडक्ट के लिए फाइंड द राइट कस्टमर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, लेट्स से ना जीडी कोई टॉपिक दिया जाता है तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके हम फेवर में भी बोल सकते हैं, अपोजिट में भी बोल सकते हैं, तो क्या हमें एक ही पार्ट पे स्टिक रहना है, दोनों में हम बोल सकते हैं? सो ऑन दैट आई थिंक आपका बेशक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सी एक राइट मतलब एक सॉलिड पर्सनैलिटी मैं कहूंगा वही है जो अपने थॉट्स में क्लियर है, अपने ओपिनियंस में काफी क्लियर है। आप एक स्टार्टिंग में सपोज आप किसी टॉपिक के फेवर में है किसी चीज के, एंड आफ्टर 5-7 मिनट्स आप उसके अगेंस्ट में कुछ आप बोल रहे हैं, सो दैट डाइसी नेचर आई थिंक वुड नॉट बी प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू मी। आपको अपने थॉट्स में क्लियर होना चाहिए। जब आपको इंटरव्यू, सपोज आपको नॉर्मली 7-8 लोगों का पैनल रहता है, मेंबर्स रहेंगे, कैंडिडेट्स रहेंगे ऑन अ राउंड टेबल, आप लोगों को बिठा दिया गया, आपको पैनल ने टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आपको सपोज एज अ केस स्टडी मिलके सॉल्व करना है या इसके ऊपर डिस्कशन करना है एज अ जीडी राउंड। सो आपको फर्स्टली उसी टॉपिक सुनते ही आई थिंक सबका एक डेफिनेटली एक राइट ओपिनियन होता है कि वो इंडिविजुअली क्या उसके बारे में सोचता है। अगर आप उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके, आई थिंक आपको किसी एक डायरेक्शन में ही हमेशा जाना चाहिए। यू कैन नॉट गो बोथ वेज कि स्टार्टिंग में आपने उसके फेवर में बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द एंडिंग आपने उल्टा बोल दिया आफ्टर लिसनिंग टू योर अदर टीममेट्स थॉट्स। इसमें द टीम योरपीडिया दे आर मोर skilled what I feel, और प्रोफेशनली दे आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। तो जो पैनल्स और जो ग्रुप डिस्कशंस की जो एक्टिविटीज हो गई वहां पर, जो ऑलरेडी हो रही हैं फॉर द इंटरव्यूज, इट इज बेटर कि आप उन्हीं को जो गाइडलाइंस दी जा रही है वहां पे उन्हीं को इन टोटो फॉलो करें। एंड वन मोर थिंग टू ऐड, लाइक मैं क्वेश्चन देख रहा था इन द चैट बॉक्स, उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आपको किसी टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है तो उस को हैंडल करने के लिए कोई ट्रिक है क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन आई थिंक है क्या? सभी का है ऐसा कोई क्वेश्चन? यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर, am I audible?
So coming back to the question, I think I can share my experience. I cannot comment कि हाँ ऐसे ही आपको भी करना चाहिए. Like मैंने एक अपने जब हम लोग GDs करते एक प्रोसेस मैंने डिफाइन किया था. नॉर्मली हमें मालूम है कि आपको 6-7 कैंडिडेट्स को एक साथ टेबल पे बिठा दिया जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा. वो सपोज XYZ कोई भी एक रैंडम टॉपिक है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, राइट? सपोज ऐसा कोई टॉपिक आया कुछ जनरल अवेयरनेस का है जिसमें चीजें आपको उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उस केस में मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, आई शेयर विद यू ऑल गाइस. उसमें मैं क्या करता था, टॉपिक सबसे पहले आपको नोटपैड और एक पेन दिया जाता है, वहां पे पेंसिल दी जाती है. यू नोट दैट टॉपिक कंप्लीटली, उसको मिस मत कीजिए. सपोज एक 6-7 वर्ड्स की एक स्टेटमेंट है, उसमें आप अपना एक टॉपिक है आपने डिफाइन कर दिया, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करके आप मोस्टली आई ट्राई कि मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूं, आई स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन. उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड लाइंस अपने दिमाग में नोट की हुई थी कि आई स्टार्ट दिस वे. स्टार्ट करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा छोड़ देता था. आफ्टर 2-3 पॉइंट्स होते, एक ओपिनियन सबका कुछ ना कुछ रहता है, तो आई ट्राई कि उस ओपिनियन के बारे में थोड़ा सा मैं और अपने जो मेरे ओपिनियन से थॉट से 1-2 बार मैं बीच में बोल दूं. अगर नहीं भी मुझे समझ में आया, लास्ट में आई ट्राई कि जो जो पॉइंट सब लोगों ने बोले हैं उसको मैं एक जगह नोट कर रहा था ड्यूरिंग द GD प्रोसेस, उसको लास्ट में मैं एटलीस्ट ब्रीफ कर दूं. So in this way you can, agar without knowing the context, you still can participate in the group discussion by starting the group discussion, giving 1 or 2 opinions about what you think about that topic and concluding the topic. In this way I think you can still survive कि हाँ मैंने GD में कुछ तो अपना effort डाल के आया. बाकी यार your PDS, Harpreet sir very well said, your PDS team is still there. You can please go through the GD videos. I think उसमें हर चीज covered है. Then one girl is asking question. Please ask the question. One girl candidate is there. Yeah. Hello. Good evening, sir. This is Arya, and I'm currently pursuing my MTech in Transportation Engineering and Management. And I would like to know how can I align my goals in the marketing and the field in the current company. You are a civil engineer, right? What if civil engineer, sir. Okay. See, in a marketing company like IOC, the transportation you can say involves a major portion of the cost. प्रोडक्ट को रिफाइन करके एक जगह पे मतलब रिफाइन करके स्टोर कर लेना इज वन कॉस्ट, एंड द ट्रांसपोर्टिंग इट टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, टू एवरी पेट्रोल पंप वेयर यू कैन नॉट इवन इमेजिन, इज द मेजर कॉस्ट. The cost of transportation normally that we see across the country is through pipeline, is through rails, and is through tank trucks which is on road, through roads. The transportation of product through pipeline is most, you can say, the cheapest, and then comes the transportation of product through rail, and then the most costliest is the transportation of product through road, because you are basically transferring the lower volume over the shorter distance. So you can the MTech that which you are doing is how you can basically come out with some of the model which you have understood or you have learned into this, and how you can help Indian Oil to basically reduce the cost of transportation of product from their storage location to, you can say, the petrol pump, the retail outlets we have, and that will give you the kick into the interview, I think. Okay, sir. Thank you so much. Think of some solution. Think of some solution how this cost can be reduced. सर गुड इवनिंग सर. मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का सर क्या रोल है IOCL में? अगर ये सवाल आता है तो कैसे आंसर करना है मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर का? I would ask you first, how can you basically assist in the business of the company being a metallurgical engineer? सर काफी सारा एसेट इन्वॉल्व है जो कि मेटल है, और उसका करोजन से रिलेटेड प्रोटेक्शन है, इंस्पेक्शन है, उसका टेस्टिंग है, तो वो करना जरूरी है. टाइम टू टाइम उसमें रोल अदा कर सकते हैं. I think you have given your answer. And secondly, the Indian Oil is basically recruiting you. The जो अभी आपने आंसर दिया, it is basically covering up the basic aspects of your you can say the expertise for the Indian Oil. The basic purpose of hiring engineers by Indian Oil or any other petroleum or any other PSU, you can say, is they are
but they are searching for the basic aptitude, or you can say the quantitative or the qualitative analysis which an individual officer should have. There have been cases, whether you like it or you not, there have been cases where you can say the civil engineer is involved into some project which is mainly electrical, and similarly the electrical engineers is involved, which is mainly, you can say, the mechanical. It happens across almost all the countries. It is not in our hands to basically pinpoint the huge workforce and you get it on the same point. Obviously individual efforts करते हैं तो फिर उसके बाद में they can get transferred to their assignments also, वो होता है. बट जो बेसिक रिक्रूटमेंट है कि इंजीनियर्स को लेना है क्योंकि उनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, समझदार है, वो चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक्स टुकड़ों में तोड़ करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं. ये आपने जब अपना कॉलेज किया, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, 4 साल जब आपने टेस्ट दिए और सारे वाइवा और इस तरीके के सेशंस और वो सब क्लियर करके आप आए हो, तो यू हैव हैड दैट हैबिट. वही बेसिकली इंडियन को चाहिए. बाकी एक प्लेन पेपर भी होगा और काम करने के लिए विलिंग होगा और हार्ड वर्किंग करना चाह रहा होगा, तो इंडियन विल ग्रूम दैट ऑफिसर in its own. Me being a mechanical engineer have handled major projects involving mechanical, electrical, civil, instrumentation, all these kinds of portfolio. You understand the project cannot be a single streamlined project. Na? If you have to have a tank, which is a mechanical, you have to have a pipeline also, you have to have a foundation also, you have to have an electrical equipment over the tanks also, you have to have the integration with the, you can say the PLC and SCADA also. So the project will involve, give you the diverse, will expect the diverse knowledge from you. So Indian all will groom you. You don't have to bother about that. You just have to show the intention that you are willing to work hard and you are willing to learn everything which Indian all comes puts in front of you. Good evening, sir. Sir, can you please brief us मेरा on क्वेश्चन ये है कि सर 2046 mission, sir? Sir, Indian Oil's net zero by 2046 mission. So Kaushik, I think Harpreet, I think there is one a mission of IOCL कि 2046 तक हम zero carbon attain करेंगे, net zero attain करेंगे. But I think that is a data oriented question. That entire detail is available on the website. I don't know why you want to ask that from Harpreet. उसका सारा डिटेल वेबसाइट पे है कौशिक. Let's use the time right now for something which actually will help us for our this next round of interviews, and we get some information which is not available on the internet. Okay, sir. Fine. Yeah, next question, friends. Good evening, sir. Yeah, Anmol, मेरा go ahead. क्वेश्चन ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है वो नियर बाय होम टाउन होती है, और जो उनका वर्क है सर वो मेनली मार्केटिंग पाइपलाइन में ही होता है या वो कहीं भी पोस्टेड कर देते हैं उनको? See, first of all, it is not disabled. I would say they are specially abled, and across all the divisions you will get these specially abled officers in marketing also, in pipeline division also, in refinery division also. Obviously there are the set criteria from the government that what kind of services or have to be obtained from them, because company can put me to you can say the supervise some welding work on the pipeline at 2 a.m. in the night, but it will, the company will not ask that to a specially abled person. So that kind of you can say the soft corner or inherent benefit as per the guidelines from the government of India are there. But there again, there is no hard and fast. You might be given the soft assignment, meeting what you can do, where you can give your best, but you may not get the place of posting you have wanted. So let us be prepared. The place of posting is not you can say the fixed that आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ही मिलेगी. Company will try, but you understand company takes care of you if you are on the other side of the country, and the experience is very good.
मतलब वो अभी लगता है कि भाई बाहर जाएंगे और करेंगे तो बड़ी मुसीबत है करके, और दूसरी जगह पे कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बात करेंगे, फैमिली को क्या करेंगे। बट व्हेन यू ऑल आर यंग, मतलब लाइक अप टू ग्रेड सी, अगर कोई आपसे पूछता है तो बोलिए कि सर जहां पर भी भेजेंगे मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां का कल्चर को सीखेंगे। And after, as you get senior in the company, then and you have proved yourself to be the asset for the company, then company will also try to accommodate you to the extent possible. कल इंटरेक्शन में हरप्रीत ने बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट ही गॉट फर्स्ट अपॉइंटमेंट आई थिंक इन पुणे एंड ही एंजॉयड दैट स्टे वेरी मच. So you just listen to that video, you will understand those things. Next question, friends. Good evening, sir. Sir, Kushagra this side. Sir, I have two doubts. Sir, first doubt is I have done two internships, one in Gale and in Bangalore Center, marketing and division, and another one in Loham Cleantech. Sir, it is a company of lithium-ion battery manufacturing and recycling of lithium-ion battery. So my question is, should I tell about both internships in the interview or about the Gale only, because it aligned most of its business with the IOCL? And my other doubt is, sir, I have done minor in finance degree along with my major in chemical. So should I tell about my minor degree also in interview or not? I think it should be concised. It should be concised, and the topic in which you are most comfortable with, and you have actually put the most effort, you should start with, you should basically go with that only. और अगर आपने कोई और एडिशनल स्किल्स एक्वायर की है तो उसको छुपाने का कोई ऐसा जरूरत नहीं है उसको. अगर उसको आप यू कैन से, यू कैन, इफ यू कैन सेल योरसेल्फ, इट इज गुड दैट वे. बट उसी चीज को ही सामने लेकर के आइएगा जिसपे आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जहां पर आप अपना आंसर खत्म करोगे वहीं से ही क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी. Okay, sir. Thank you, sir. Hello. Am I audible? Yes, yes, go ahead. Yeah. See, in group, there will be 4 to 5 people and they have to speak. Like it's a group discussion. But what about group task? I think all these topics are already being covered by Hourpedia team. So I think they will be able to guide you more professionally on this. Vishwa, you can discuss those things with mentors, right? Those who are taking your GD, GT every day. So you can discuss those things with us. Right now, you can, discuss with the Preet about IUCL. सर एक क्वेश्चन पैनल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर किसी का इंटर्न आईओसी के किसी एक डिपार्टमेंट से, जैसे डिपो से है, तो और उसने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसमें कि उसके फील्ड से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है, तो क्या उसका फील्ड से अदर क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या पैनल के द्वारा? मेरा सर डिपो से करोजन के ऊपर प्रोजेक्ट था, तो क्या सिर्फ करोजन पे ही मेरे को फोकस करना है या फिर दूसरा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Interview is not certain. You have to learn that, and you have, when you are handling an interview, so it is basically an art how you force the interviewer to ask you the question which you like. So वो हैंडल करने में it is a skill and it takes time. तो आपका जो आंसर के अंदर स्पेसिफिकली यू हैव टू क्लोज योर आंसर विद सम वर्ड, विद सम आई कैची वर्ड, कि जो जैसे आप आंसर खत्म करो तो वो सामने वाले के अंदर वो क्यूरियोसिटी आए कि हाँ यार अब इसके बारे में पूछते हैं. दैट इज वन वे ऑफ गेटिंग द इंटरव्यू मूविंग इन योर फेवर. सी, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट. इवन मेरा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद में, इंटरव्यू के बाद में, आई फेल्ड इन अ लॉट अर्लियर, बट लास्ट में जब एक लाइन से इंटरव्यू निकलने लगे थे तो उसका वजह यही था, आई हैव लर्नड कि हाउ टू बेसिकली फ्लो द इंटरव्यू द वे यू लाइक. So you can practice on that, but interview somewhere somehow is uncertain. And अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ भी गया है तो थोड़ा बहुत उसको जितना आप जेन्युइनली जानते हो उसके बारे में बताओ, और फिर उसको
डायरेक्शन देने की कोशिश करो जहां पर आप उसको जहां जिस एरिया में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। बाकी एकदम से कई बार मतलब इफ योर स्टार्स आर नॉट इन योर फेवर तो ऐसा कई बार शुरू हो जाता है टॉपिक, तो आप जवाब नहीं दे पाते, फिर वो और उतना चले चले जाता है एंड योर हाथ पैर कांपते हैं, वो सब होता है। बट वो यू कैन से मतलब the day was not yours, it happens, but be prepared, the interview is very very uncertain, it will come, it will bounce back in from in any direction, you try to handle it in your favor like I mentioned earlier. सर एक सर क्वेश्चन माय सभी की क्वेश्चन तरफ से पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी भी फील्ड किसी भी अगर हम में से किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर कैसे करना है? क्या ऐसे कर सकते हैं क्या कि सर ये मुझे अभी नहीं आता है पर मैं इसको बाद में सीखूंगा? और ऐसा अगर 4-5 बार हो जाता है तो उसका क्या हमारा फीडबैक रहेगा उनके लिए? It is okay क्या then, ऐसे नंबर even in that case it is okay because it is an honest answer. एक बार हुआ आप नहीं दे पाए, ठीक है, दूसरी बार हुआ नहीं दे पाए, ठीक है, तीसरी बार हुआ फिर नहीं दे पा रहे हो, अगर फिर भी ये ठीक है। आपको हर बार अपनी कोई ना कोई हैबिट को मतलब आई वुड से उसको मतलब ऐड ऑन करते चले जाना जो आपकी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव है। पहली बार नहीं हुआ जैसे आपने बोला वैसा बोल सकते हो, दूसरी बार भी नहीं आया तो बोलो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम फीलिंग वेरी मतलब नर्वस कि ये सेकंड टाइम भी आई एम नॉट एबल टू आंसर, बट स्टिल सर आई एम वेरी वेरी अफ्रेड कि ये भी मेरा इस बार में मेरे मतलब उससे बाहर है। प्रोवाइडेड आपने अगर 3-4-5 आंसर भी इस तरीके से आपके ऊपर से बाउंसर चले गए, बट प्रोवाइडेड एक सही आपके पास में बॉल आया एंड यू टेक दैट शॉट प्रॉपरली ऑन दैट, यू विल अगेन बी इन। क्योंकि इंटरव्यूअर कई बार इंटेंशनली चेक करता है कि जो उनको मालूम है कि वो आज नहीं कर रहा है, वो मतलब ही इज हैविंग इट्स एक्सपीरियंस, कई बार वो जानबूझ के इस तरीके से बाउंसर फेंकता है कि आप कैसे करते हो, मैनिपुलेट करते हो, झूठ बोलना शुरू कर देते हो, ऑफेंड हो जाते हो, या किस तरीके से बिहेव करते हो। वो बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, वो एचआर क्वेश्चंस है, ठीक है। सो डोंट बी नर्वस, जो फील कर रहे हो बता दो। जैसे अगर आप अपने दोस्तों में आपस में बात करते हो, कलीग में, आपको कोई दोस्त क्वेश्चन पूछे, आप नहीं दे पा रहे, 2-3 नहीं दे पा रहे, आप जैसे हैंडल करते हो वैसे करो, बट थोड़ा प्रोफेशनल वे में, मतलब है ना, लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, तो वैसे हैंडल करो। लेकिन जो आपके फेवर का और जो आपके एरिया का क्वेश्चन आए उसको अच्छे से अगर आप जवाब दे लो तो ठीक है। 2-3-4 के बाद में इंटरव्यूअर खुद ही पूछ लेता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम उसी में से पूछ लेते हैं। तो डोंट बी अशेम्ड, बता दो कि सर इसमें से पूछ लीजिए सर, यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। सर माय क्वेश्चन इज टू सिमरन सर, is IOCL also involved in NG distribution? Because I cannot find much details on the website, but it says that marketing division has some kind of distribution systems which supplies the bulk demands to power plants, steel plants, and customers like that. So can I get any example if IOCL is involved in NG distribution? What you said, MG distribution? सर नेचुरल गैस जो एनजी फ्यूल है, क्या आईओसीएल एनजी फ्यूल में भी डील कर रहा है? जैसा कि वेबसाइट में दिया हुआ है कि थर्मल पावर प्लांट, स्टील प्लांट्स, रेलवेज को भी सप्लाई कर रहे हैं बल्क फ्यूल, बट उसमें एनजी फ्यूल का कुछ जिक्र नहीं है। तो क्या ये करता है, और अगर करता है तो कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे पाए, क्योंकि मेरे को वेबसाइट पे एनजी रिलेटेड कुछ ज्यादा डिटेल मिल नहीं पाई। नहीं, under the marketing division, as far as my experience is concerned, I have also not seen कि NG experience के बारे में I don't have honestly I don't have much detail कि Indian Oil, how Indian Oil is taking about the NG business, as you mentioned. I also need to check. अगर आपको इनकी you can I can revert you back on this after getting the details so that I can help you in a better way. Shubham, ये NG you mean CNG also? No sir. Only NG? यस सर, नेचुरल गैस फ्यूल जो इंडस्ट्री में यूज होती है, क्योंकि वेबसाइट में एक सेक्शन मिला मेरे को कि हमारे पास इसका भी डिमांड है और हम इसको भी कर रहे हैं, बट उसका मच डिटेल नहीं मिल पाया, 3-4 लाइंस में ही उसमें दिया हुआ था। हाँ, मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई चीज आपको वेबसाइट में नहीं मिल रही है तो उसको वैसे भी ढूंढ के वहां इंटरव्यू में बताने का कोई फायदा नहीं है। आपका जो नॉलेज है वो मेरे ख्याल से वेबसाइट वगैरह से ही हो सकता है, तो आप उतना ही वहां पे उनको बताएं। जो नहीं आता वो हरप्रीत ने बोला है, आप ऑनेस्टली बता दें कि साहब इसका मेरे को नहीं मिला, तो ये आंसर अपने आप में सेटिस्फैक्टरी है कि मैंने ट्राई किया ढूंढने का लेकिन मेरे को मिला नहीं, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली, दैट्स इट। सो व्हाई यू वांट टू डिग फर्दर एंड गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो।
यस सर, एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस ये था, क्योंकि जो जब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हूं मैं, तो वहां पे जो हमारा मेजर फीड स्टॉक है वो एनजी ही है। तो दे कुड आस्क कि अगर एनजी है तो क्या आईओसीएल भी इस थॉट प्रोसेस से था कि अगर वो पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दे पाऊं, अगर मैं ऐसा ये तो है बोल रहा तो। हूँ। देखो, मेरे को यहाँ से ये लग रहा है कि आपने इसके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ट्राई किया, लेकिन आपको मिला नहीं वेबसाइट से। ये अपने आप में सेटिस्फैक्टर हो गया ना आंसर। जी सर। Sir, I have a question, sir. Which projects are aligned or which business are aligned for EC engineer in IOCL? So Can is you the question please come Aligned again to with the what? question? which one? Repeat your question. Electronics and communication engineering. Okay. Okay, so what profile they are into? Is that what you are asking, No, Vishwa? not profile, project like business profile. Like just now you told na for civil engineer, they find some construction. How could they reduce construction cost for civil engineers? Similarly, for what is there for EC engineer? See, ECE has a lot of scope because with the time, everything is getting automated. The operation of all the facilities, like you can say the installation, the refineries, everything is getting automated with time. So the communication between the different, you can say the equipments which have been installed across all the you can say the assets across the plant across the particular location, and integrating them to with a centralized control system. And you imagine all those centralized control system across all the plants in India are again are again being intended to be connected to one common centralized unit of entire Indian Oil. So you can see the scope which EC would be having in the IUC in coming future. Sir, can I add one thing to this ECE scope thing? Yes, please. Okay, Shubham, you can do that. Last 5 minutes, friends, because 8:30 we will close this. So last 5 minutes. Shubham, go ahead. हाँ, तो जो ईसी रिलेटेड जो स्कोप की बात है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, ईसी और आईटी, ये तीनों टीमें एक साथ मिलके काम करती हैं। और उसमें ईसी स्कोप ये हो सकता है कि जो हमारा डिफरेंट, जो सर ने भी बताया, डीसीएस, सीएसडी, स्काडा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन से प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, किस टाइप के स्विचेस यूज करेंगे, ये सारी चीजें इसी स्कोप में आती हैं। तो मॉडबस कम्युनिकेशन हो गया, ओपन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन हो गया, इसको हम अच्छे से अगर पढ़ें तो शायद हमें ज्यादा मदद मिलेगी। Okay, good. So good input from your side, Shubham. Next question, friends. Next question. Sir, I would like to ask last question. That currently I am working in Escorts Kubota Limited. So it is a private firm. So whether I should have to take NOC or not? I don't know. NOC is not required for private, Harpreet, I think. नहीं, मतलब NOC is not required by the company Indian Oil, but you have to check with your earlier employer whether you can go for the new interview and having on their payroll. You have to check that. This is my first company. I have joined this as a GET. Okay. So whether NOC is required or not? That is what, if you are coming to a new employer will not have any problem in taking you until, or if you are a gate scorer or everything, you have cleared the interview, provided before joining Indian Oil they will ask the NOC from your last employer. You first check from your last employer whether, first of all, being on their payroll, can you appear for an interview for the new employer. Number one, if you can if you can apply for and you get selected, in how much time they will get you the they will give you the clearance certificate.
Okay, sir. It means for interview, NOC is not required. After interview, when we- Interview it will not be required because because your selection is not final. But before Okay. joining, you would be requiring, and you have to be in touch with your earlier employer कि last moment पे कहीं वो NOC के चक्कर में आपको अटका नहीं दे. Okay, sir. Last में तो releving certificate देते हैं. Okay. Exactly. हाँ. Okay. Sir, I wanted to ask a question. Like, since past few years, electronics has not been included into the application process of IOC. So, we do not have a lot of data to start with, what we should study for the interview and all. So, and moreover, the aspects that, as Shubham rightly said a few minutes ago, that mostly they involve about instrumentation and all those things, sensors and all automation things. So entirely electronics, my project is from image processing and all. That is all communication. And if I am mentioning that my interest in is in analog and all these circuits and all. So what would I, as a applicant, would face challenges into answering all those questions and dealing with the communication and the electronics part जो अभी Modbus and everything we were talking about, ये mainly आपका PLC और terminal की automation के साथ में linked है, ठीक है. And to power up the entire terminal, now we are going for some smart panels also, the electric panels, which obviously comes with all these circuitry which you were just telling about. और जितने भी pumps हमें ऑपरेट करने हैं, पंप चलाने हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट्स को पावर ऑन करना है, कंप्रेसर्स रन करने हैं, इवन देन कंट्रोल रूम के अंदर पीएलसी को भी चलाना है, और उसका बैकअप सिस्टम कि इफ द पावर फेल्स व्हाट वुड बी द इमरजेंसी लाइटिंग, और अगर ये भी चली गई तो क्या होगा, और अगर आपके इन केस ऑफ द फायर कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके चलने चाहिए और कौन कौन से बंद हो जाने चाहिए ताकि उसकी वजह से कोई और हैजार्ड ना क्रिएट हो जाए. ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर द इलेक्ट्रिकल सर्कुलेटरी ऑल्सो, ठीक है. तो विद इंक्रीज इन टाइम यू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक लोकेशन है, आपका जो ऐसे अपना एक मकान है, एक घर है, उसको आप स्केल अप कर लो एक बड़ी लेवल के ऊपर, आपके घर में हर चीज होगा. आपके घर में टीवी भी टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कम्युनिकेशन के लिए फोन्स और ये सब चीजें, नेटवर्किंग भी रहेगा, बिजली का पैनल भी रहेगा, पावर सप्लाई भी रहेगी, लकड़ी का भी रहेगा, सिविल का भी रहेगा, मैकेनिकल का भी रहेगा. तो इट इज लाइक दैट ओनली. एवरी टर्मिनल मतलब यू कैन से कवर्स ऑल दी ब्रांचेस. यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट एक्चुअली इंडेनॉल डू, उनके किस तरीके के एसेट्स हैं, और आपकी जो स्किल्स हैं या आपकी जो मतलब एक्सपर्टीज है, आपकी जो ब्रांच है, स्ट्रीम है, उससे आप इंडेनॉल को कैसे मदद कर सकते हो, उस तरीके से आई थिंक यू शुड हैव योर आंसर फॉर्म. Okay. So friends, last 1 minute if you have some quick questions. Hello. Sir, Yeah. which subjects will be important for EC, electronics and communication? Yeah. For Vishwa, interview? Vishwa, your electronics mentor, electrical mentor will answer that. Chandra sir, you get in touch with him, he will tell you that all. Any other कोई questions? डेटा अगर हम रखें डायरेक्ट नहीं है आईओसीएल से पर्सपेक्टिव में, तो उसका कोई दिक्कत तो नहीं है. जैसे अगर कितना रेवेन्यू है उसको एक बजट बोलते हैं या फिर राउंड फिगर बोल सकते हैं. सर आपका क्वेश्चन फिर से पूछिए प्लीज. सर कोई डेटा एकदम एग्जैक्ट बोलना है तभी माना जाएगा वो, या फिर राउंड फिगर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे 34,000 करोड़ का रेवेन्यू है या फिर कोई लेट्स से कोई वैल्यू है तो राउंड फिगर बोल सकते हैं, या फिर ये मतलब राउंड फिगर चलेगा, बट 2.4 लाख करोड़ को 24,000 करोड़ नहीं बोलना बस. जैसे आपने कल सुना होगा, हरप्रीत ने इंटरेक्शन में बताया था 40,000 करोड़ का प्रॉफिट, वो 39,000 कुछ है, उसको 40,000 बोल रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उतना चलता है, लेकिन ऑब्वियसली 4,000 40,000 में डिफरेंस है. सो यू शुड नॉट मेक बिग डिफरेंस, अदरवाइज देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. Sir, Yeah. sir, what kind of materials, that means in terms of composites, they are using in terms of mechanical? So again, data oriented question, Vishnu, we will provide you the input for that. Your technical mentor will In provide you. IOCL, what kind of things they are using that we want to know? No, that is what I'm telling you. You will get that data on the panel also. I think you need not to ask that from mentor. Yeah. Three last question. Sir, what is the timeline between the list जो IOCL निकालता है फाइनल लिस्ट एंड दी जॉइनिंग डेट, लाइक कितना अप्रॉक्स टाइम लाइन रहता है सर? I don't know. I think Simran must be remembering 5 years back.
I don't know, but I think टेंटेटिवली सर 1 मंथ का गैप रहता है. लाइक आई रिमेम्बर मेरा अगस्त में इंटरव्यू हुआ था एंड ऑन अगस्त एंड तक सर हमें कॉल लेटर्स मतलब फॉर द ज्वाइनिंग डेट सर आ गया था. अराउंड 1 मंथ का गैप वुड बी देयर सर. एंड डिपेंडिंग देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस लाइक अ लॉट ऑफ बैचेस को रिक्रूट किया जाता है. सो इफ यू आर लकी एंड यू आर मोस्टली इफ योर रैंक वाज गुड, आप टॉप लिस्ट में अगर थे तो आई थिंक आपको फर्स्ट बैच में ही मोस्टली बुलाया जाएगा. सो that gap is around 1 month. Accordingly, there are certain matches like till that starting from the month of September and I think ending to the month of January the next year. Like ये 4-5 months का gap है in which the batches will be called and the first batch would be the gap जो जैसे इन्होंने पूछा वो mostly 1 month का रहेगा. Thank you, sir. Okay. So I think with that we bring this particular session to an end. So it was a quite marathon session. Harpreet and Simran, I think I've taken a lot of your time. So I think we all come, together say thanks to Harpreet and Simran who spared their time and provided their invaluable, inputs to all of us for the preparation. So thanks all of you, those who joined, and thank you Harpreet, thank you Simran. Thank you, sir. Thank you so much. Sir,